नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्रीय चिंतन की आधारशिलाएं, जिसमें इमाइल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत पर आज हम बात करेंगे। समाजशास्त्र के विकास में कई समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें समाजशास्त्र के जनक कहे जाने वाले ऑगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर तथा इमाइल दुर्खिम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में कई वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किए और उन्होंने एक समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। इमाइल दुर्खिम ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स of sociological method, the suicide, elementary forms of religious life, sociology and सेंट साइमन, में तथा रोमन साम्राज्य में यहूदी, मॉन्टेस्क्यू पर छात्र शोध प्रबंध। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें इमाइल दुर्खिम ने लिखी हैं। आज हम इमाइल दुर्खिम की महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, सिद्धांत है, सामाजिक तथ्य, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सामाजिक तथ्य एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में इसलिए है क्योंकि इसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा गया है। सामाजिक तथ्य को कार्य करने, विचार करने और अनुभव करने के तरीकों के रूप में बताया है। अर्थात व्यक्ति कोई भी कार्य करे, विचार करे और अनुभव करे तो वह सामाजिक तथ्य है, लेकिन इसके साथ ही वह अनुभव तो करता ही, लेकिन व्यक्तिगत चेतना से बाहर अपने अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, दो प्रकार की चेतना देखने को मिलती है। एक तो है व्यक्तिगत चेतना और दूसरी है सामूहिक चेतना। व्यक्तिगत चेतना व्यक्तिगत विचार है व्यक्ति के और केवल व्यक्ति तक ही सीमित है, और सामूहिक चेतना संपूर्ण समूह की चेतना होती है। और संपूर्ण समूह की चेतना होने के कारण व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यही कारण है कि सामाजिक तथ्य जो है वो सामूहिक चेतना का परिणाम होती है, क्योंकि समूह के सभी लोग इसे स्वीकार करते हैं। इमाइल दुर्खिम ने लिखा है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का वह स्थायी अथवा अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है, अथवा पुनः क्रिया करने का एक तरीका जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रखता है। अब यहाँ इमाइल दुर्खिम कह रहा है कि सामाजिक तथ्य क्रिया करने का तरीका तो है, लेकिन वह स्थायी और अस्थायी है, जो व्यक्ति पर बाहरी रूप से दबाव डालने में समर्थ होता है। इसका तात्पर्य यही है, जैसे इसमें एक कहा जा सकता है कि
जैसे विवाह एवं मृत्यु की संख्या में किसी भी समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, अतः इनकी वार्षिक दर लगभग स्थायी एवं स्थिर रहती है, तो इसलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखा जाता है। सामाजिक तथ्य में चूंकि समूह की स्वीकृति होती है, संपूर्ण समूह के लोग इसे स्वीकार करते हैं, तो जैसे प्रथा है, परंपरा है, रूढ़ियाँ हैं, जनरीतियाँ हैं, विश्वास है, मूल्य है, प्रतिमान हैं, ये सभी आदर्श और नैतिकता से जुड़े हुए हैं और इन सभी को समाज स्वीकार कर रहा है। चूंकि पहले यह व्यक्तिगत चेतना का परिणाम थी, जब समूह कल्याण के साथ में यह जुड़ गई तो यह सामूहिक कल्याण के लिए सामूहिक चेतना का परिणाम बन गई। अब व्यक्ति पर यही चेतना दबाव डालती है कि वह इस सामाजिक तथ्य के अनुरूप कार्य करें। यदि कार्य नहीं करते हैं तो उसको दंड स्वरूप आलोचना की जाएगी। तो इस आधार पर इमानुएल दुर्खिम ने कहा कि ये सामाजिक तथ्य है। यहाँ पर सामाजिक तथ्य के लिए कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं, जिसमें पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो वह है बाह्यता। एक बाह्यता का मतलब होता है व्यक्ति से बाहर है। सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाहर हैं, इसलिए वो बाह्यता, क्योंकि व्यक्तिगत चेतना से परे हैं। व्यक्ति की चेतना का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम ये बात करते हैं कि सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक एवं भिन्न है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बनता है H2O, लेकिन जब इसको अलग करते हैं फिर भी अगर हम H2O को देखें तो यद्यपि यह हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी बना है। अब उस पानी को न तो हम हाइड्रोजन कहेंगे और न ही इसको ऑक्सीजन कहेंगे, क्योंकि वह तो पानी है, जल है। पानी इन दोनों से अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जैसे मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोशिकाओं की पारस्परिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्ति की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना और सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होते। सोचने, विचारने, अनुभव करने एवं कार्य करने के तरीके समाज में पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन जब उनमें धार्मिक विचार और विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता आदि जो कि सामूहिक चेतना की उपज होते हैं, व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से परे होते हैं, इसीलिए इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में गिना जाता है। अर्थात ये व्यक्ति की चेतना से बाहर है। व्यक्ति ये चाहे कि मैं इसको तोड़ मरोड़ दूं तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अब यह संपूर्ण समूह की संपत्ति हो गई है। जैसे नैतिकता की बात करें, विश्वास की बात करें, धर्म की बात करें, तो धर्म पहले व्यक्तिगत चेतना थी, अब यह सामूहिक चेतना का परिणाम हो गई है।
अब केवल अकेला व्यक्ति ये देखता है कि मैं इसको बदल दूं तो वो नहीं बदल सकता है, उसमें संपूर्ण समूह की चेतना सम्मिलित हो गई है, इसलिए वो सामाजिक चेतना बन के फलस्वरूप, सामूहिक चेतना के फलस्वरूप सामाजिक तथ्य के रूप में माना जाता है। तो पहली जो विशेषता की बात करते हैं इमानुएल दुर्कheim की, वो है बाह्यता। दूसरा है बाध्यता। अब देखिए, बाध्यता इस रूप में है कि एक तरफ तो मानव के द्वारा सामाजिक तथ्यों का निर्माण किया है सामूहिक चेतना के कारण से, अब वही सामाजिक तथ्य व्यक्ति पर बाध्य कर रहा, व्यक्ति को बाध्य कर रहा है कि उन सामाजिक तथ्यों के अनुरूप वह कार्य करे। यही कारण है कि व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता पाई जाती है सामाजिक तथ्य में, क्योंकि अब उसकी व्यक्तिगत चेतना नहीं रही है, ये सामूहिक चेतना है, और यह सामूहिक चेतना का परिणाम है कि व्यक्ति को बाध्य कर रही है कि वह इन सामाजिक तथ्यों का पालन करें, उन नियमों का पालन करें। दुर्कheim ने सामाजिक तथ्य की बाध्यता और बाह्यता को प्रकट करने के लिए अनेक उदाहरण दिए, जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक मस्तिष्क में भेद किया जाता है, यानी व्यक्तिगत मस्तिष्क और सामूहिक मस्तिष्क। राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना व्यक्तिगत भावना से प्रबल होती है, यानी जब हमारे देश पर कोई संकट आता है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो जाता है। एक तो होती है व्यक्तिगत और एक होता है राष्ट्रीय। व्यक्तिगत भावना के आधार पर बलिदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर बलिदान करने वालों में कम होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों, मनोभावों एवं क्रियाओं में शीघ्र ही परिवर्तन आ जाते हैं। दुर्कheim के अनुसार नैतिकता एक सामाजिक तथ्य है और सामूहिक चेतना इसके उल्लंघन पर नियंत्रण लगाती है। नैतिकता के उल्लंघन पर समाज दंड की व्यवस्था भी करता है, चाहे वह अधिक कठोर नहीं हो। समाज के कानून, प्रथाएं, परिपाटियां सामाजिक तथ्य हैं। यदि हम इसका विरोध करते हैं, अवमानना करते हैं, तो हमें समाज का दबाव महसूस होगा। समाज हमें ऐसा करने से रोकता है। दुर्कheim का मानना है कि सामाजिक तथ्यों की बाध्यता को कई बार प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी होते हैं। जैसे समाजीकरण और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। समाजीकरण और शिक्षा के द्वारा हम बच्चे पर कार्य करने, अनुभव करने और विचार करने के तरीकों को थोपते ही तो हैं। प्रारंभ से ही बच्चे को हम नियमित समय पर खाना पीना, सोना बैठना सिखाते हैं, उसे बाध्य करते हैं। हम उसे स्वच्छता, शांति और आज्ञाकारिता के लिए बाध्य करते हैं। हम उसे दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने, परंपराओं, नियमों, रीति रिवाजों आदि का सम्मान करना सिखाते हैं और काम करने की आवश्यकता आदि समझाते हैं। इन सब प्रतिबंधों की बाध्यता अनुभव होने के कारण यह है कि बाध्यता धीरे धीरे आदतों में बदल जाती है। शिक्षा का उद्देश्य भी समाजीकरण करना है। समाजीकरण के द्वारा बच्चे पर निरंतर यह दबाव पड़ता है कि वह समाज के अनुकूल बने और माता पिता तथा शिक्षक इस प्रक्रिया के प्रतिनिधि एवं मध्यस्थ होते हैं।
दुर्खिम ने लिखा है कि एक सामाजिक तथ्य बाह्य दबाव की शक्ति से पहचाना जाता है। इसका प्रयोग यह व्यक्ति पर करता है अथवा व्यक्तियों में प्रयोग कर सकने के योग्य है और इस शक्ति की उपस्थिति उसके लिए विशिष्ट अनुमति से या उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के प्रतिरोध से जाने जाती है। तीसरी अगर हम बात करें सामाजिक तथ्य की विशेषता की तो वह है सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। अधिवैयक्तिक का मतलब यह है कि सामाजिक तथ्य व्यक्ति से परे होते हैं, यानी सामाजिक तथ्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य है, किंतु कोई भी वैयक्तिक क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। यानी ये केवल एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है अपितु संपूर्ण समाज की धरोहर है। दुर्खिम इन्हें सामाजिक धाराएं कहता है। समय समय पर ये सामाजिक धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने पर बल देती है। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहारों में प्रकट होती है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि सामाजिक जो तथ्य है वो व्यक्ति से ऊपर है। चूंकि ये सामूहिक चेतना का परिणाम है इसीलिए ये अधिवैयक्तिक होती है, अधिवैयक्तिक है। चौथी अगर हम बात करें तो सामाजिक तथ्य में सामाजिक उत्पत्ति, यानी सामाजिक तथ्यों की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक है, व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है वरन ये सामूहिक चेतना की उपज है। इसकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इसका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा वैसा ही उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती है लेकिन यूरोपियन समाज में नहीं। अभिवादन के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पाँव छूते हैं, नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तथ्य हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है वरन संपूर्ण समाज की देन है, इसलिए इसकी उत्पत्ति सामाजिक है। पांचवी विशेषता की यदि हम बात करें वो है सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, यानी सार्वभौमिकता का जो तत्व है वो इसमें पाया जाता है, अर्थात इसका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी इन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और उसका पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से होते हैं। अगली विशेषता की यदि हम बात करें तो सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके हैं। चूंकि दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा में यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने विवाह के बारे में सोचता है तब वह यह भी सोचता है कि विवाह
साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय आदि के अनुरूप हो। उसकी इसी सोच पर भी सामाजिक तथ्य का दबाव, सामाजिक दबाव है कि वह, अतः ये दबाव ही है जो सामाजिक तथ्य हैं। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है। समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार का व्यवहार करना सीखते हैं। किस चीज को उचित या अनुचित मानते हैं, अच्छा या बुरा समझा जाता है, यह सब हमें समाज ही बताता है। और समाज में हमारी प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, विश्वास, ये आदि हमें सिखलाती है, बताती है कि हमें किस प्रकार का आचरण करना है। समाज हमारे व्यवहार से किस प्रकार की अपेक्षा रखता है। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्य जो है वो कार्य करने, विचार करने और अनुभव करने के तरीके हैं। अगली बात अगर हम कहें सामाजिक तथ्य की विशेषता की, तो वह है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सोशल फैक्ट्स आर लर्न्ड, यानी सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य चूंकि समाज की उपज है, समाजीकरण के द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें कोई वंशानुक्रमण से नहीं मिलते हैं। और चूंकि शिक्षा समाजीकरण का एक उचित माध्यम है, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि उसे अभिवादन, वस्त्र आदि किस प्रकार से जो है धारण करना चाहिए, अभिवादन किस प्रकार करना चाहिए, ये सब निर्धारित होता है। तो इस प्रकार सामाजिक तथ्यों के बारे में इमाइल दुर्खिम ने अपनी बात रखी। सारांश रूप में अगर हम कहें तो सामाजिक तथ्य जो है वह कार्य करने, विचार करने, अनुभव करने के तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अपने अस्तित्व को उल्लेखनीय, यानी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता उसमें पाई जाती है। समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम है और इस सामूहिक चेतना के परिणाम के कारण ही व्यक्ति पर दबाव पड़ता है और वह इन सामाजिक तथ्यों का पालन करता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।